हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टर्म को जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कंडक्टेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं चालकत्व। कंडक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालकता, या चालकता को ही एक वर्ड और लिखता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकत्व एक ही बात है, विशिष्ट चालकत्व कही या चालकता कही एक ही बात है। आगे देखिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, और आगे है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। तो हम देखते हैं कि ये चारों जो टर्म है ये क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम शुरू करते हैं कंडक्टेंस को। ध्यान रहे कंडक्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं, यदि फिजिक्स के अनुसार हम चलें, फिजिक्स के अनुसार, तो कंडक्टेंस जो होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कंडक्टेंस C बराबर होता है 1/r। कंडक्टेंस बराबर 1/r, जहाँ r प्रतिरोध है और C जो है कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा 1/r। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम अपने केमिस्ट्री के अनुसार डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री में कैसे हम इसको डेराइव करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि हमेशा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ कोई एक कंडक्टर वायर होता है, एक चालक तार होता है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई चालक तार नहीं होता है, बल्कि तार के बदले में क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई बर्तन है और इस बर्तन के बीच 2 प्लेट लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और इसे किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से, बिजली के विद्युत के स्रोत से जोड़ दिया गया है। ये देखिए 2 प्लेट है। प्लेट कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। 2 प्लेट लगाया गया है एक बर्तन के अंदर। अब देखिए, यदि हमको, और इस प्लेट के बीच में क्या करते हैं, विलयन से हम भर देते हैं। विलयन कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट आप समझ रहे हैं, वैद्युत अपघट। वैद्युत अपघट क्या होता है, वह पदार्थ जिसे हम जल में डालने के बाद अपने आयन के रूप में टूट जाता है। तो इसमें क्या है, मान लिया जाए कि HCl डाला गया है, तो HCl डाला जाएगा तो क्या होगा, H+ और क्लोरीन पर माइनस, माने हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के रूप में टूट जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि विद्युत के प्रवाह के लिए कोई ना कोई वायर होता है, चालक तार होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हमें इस प्लेट से इस प्लेट के बीच इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराना होगा या विद्युत का प्रवाह कराना होगा, तो उसके लिए ए विलयन ही हमारा वायर का काम करेगा, ए विलयन। हाँ, ये ध्यान रहे कि यदि H+ इस विलयन के बीच में जो इस दोनों प्लेट, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो विलयन होगा, वही हमारा तार का काम करेगा। जैसे मान यहाँ से आवेश को यहाँ लाना होगा, तो इसके बीच में जो विलयन है वो फ्लो करके यहाँ आएगा और यहाँ का विलयन यहाँ जाएगा। तो आवेश का प्रवाह जो होगा विलयन के द्वारा होगा, तो हम विलयन को ही चालक तार मानेंगे। और जैसे यदि मान लिया जाए कि यहाँ कोई H+ है, अब हम बोलें कि क्या ये जो है H+ विद्युत का प्रवाह कर रहा है, तो नहीं कर रहा। हम उसी विलयन को ध्यान में रखेंगे जो ये इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में है, वही जो है विद्युत का प्रवाह कराएगा। लेकिन हाँ, यदि ये जो है H+ यहाँ आता है, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, विद्युत का प्रवाह कराने में सहायक होगा। लेकिन जब ये साइड में है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में नहीं है, तो ये विद्युत के प्रवाह में सहायक नहीं होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी है वो L है और इसका जो क्षेत्रफल है A है। तो कंडक्टेंस जो होता है, जो विद्युत के प्रवाह में सहायक है, कंडक्टेंस, वो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो C होगा, जो कंडक्टेंस होगा,
इसके क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती होगा। क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होता है कि ये चालक का जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जितना बड़ा होगा उतना ही अधिक आयन आकर के इससे टकराएगा, और जितना छोटा होगा उतना ही कम आयन इससे टकराएगा। क्योंकि कह सकते हैं छोटे क्षेत्रफल वाले किसी वस्तु पर निशाना लगाना हो तो चूक जाता है। यदि हम निशाना लगाते हैं तो ऊपर से या इधर से गुजर जाता है, बहुत कम निशाना इस पर लगता है। लेकिन इसी का क्षेत्रफल जब बड़ा कर दिया जाता है तो काफ़ी निशाना इस पर लगता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है यदि बड़ा कर दिया जाए, कहने का मतलब है तो अधिक से अधिक आयन क्या होगा, इससे और इससे टकराएगा, मतलब अधिक से अधिक चालकत्व उत्पन्न होगा। तो हम कह रहे हैं चालकत्व जो है, कंडक्टेंस जो है क्या है, इसके क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती है। यदि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। ठीक उसी प्रकार यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दें, दूरी जो है और दूरी कर दें, तो क्या कंडक्टेंस क्या होगा, तो कंडक्टेंस घट जाएगा। क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो निशाना जो है इन दोनों के बीच जो आयन टकरा रहे हैं वो जो है उतना आयन नहीं टकराएगा, कुछ ना कुछ कम जाएगा। तो कंडक्टेंस जो हुआ लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों को एक जगह लिखें तो लिख सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/L। यहाँ जो है एक प्रोपोर्शनलिटी या समानुपाती का चिन्ह जो है, साइन जो है, इसको हम हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई एक नियतांक या स्थिरांक आता है। तो हम लिख सकते हैं कि C बराबर K/A/L। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, या तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये विशिष्ट चालकत्व हुआ, या इसी को हम चालकता कहते हैं, जो एक नियतांक है, जो एक कांस्टेंट है। इसे बुक में KAPPA कप्पा से सूचित किया गया है। तो बात एक ही है। तो अब ध्यान दीजिए कि C बराबर एक फॉर्मूला आ गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। C बराबर K/A/L, जहाँ K क्या है तो एक कांस्टेंट है, A क्या है तो प्लेट का क्षेत्रफल है, और L क्या है दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। यदि हमें ये निकालना है कि बताइए कि कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा, K बराबर क्या होगा, तो K बराबर होगा, आप जानते हैं, उधर भेज देंगे तो C/L/A हो जाएगा। अब देखिए कंडक्टिविटी में देख रहे हैं कि L/A क्या होता है। तो कहीं किसी भी सेल के अंदर जो L/A होता है, L/A को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, तो L/A जो है एक कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कहा जाता है दोस्तों, L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि हम बताते हैं कि यदि कोई हम सेल मार्केट से लाते हैं, मतलब कोई भी सेल हमारे पास है, तो उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो लेंथ है उसे हम बदल नहीं सकते, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक उसी प्रकार इसका जो क्षेत्रफल है, जो कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उसका जो क्षेत्रफल है उसे भी बदल नहीं सकते, वह भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। कि हाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेट लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं लेंथ भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो L/A जो होगा कोई ना कोई एक कांस्टेंट ही होगा। तो इस कह सकते हैं कि क्या है, इसी को सेल के अंदर फिक्स है, मैंने सेल कांस्टेंट है, तो L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इतना है, उसका क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए कि सेल कांस्टेंट क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। K का परिभाषा पूछा जाए कि सेल कांस्टेंट का परिभाषा क्या होता है, तो कैसे हम देंगे, देखिए। तो परिभाषा निकालने के लिए फॉर्मूला से चलते हैं। K बराबर, देखिए यदि हम क्या करते हैं दोस्तों कि लेंथ जो है इन दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको हम इकाई मान लेते हैं। इकाई कहने का मतलब है कि एक मान लेते हैं। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल है वह भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। कहने का मतलब है क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माने जाने का मतलब ये है कि इसका जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार इसका भी, तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यदि हम L बराबर 1 सेंटीमीटर में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखें, देखिए
ये भी क्या है, एल बराबर 1 ही सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए के बराबर क्या होगा, के बराबर जो होगा सी इंटू 1/1, तो आएगा के बराबर सी। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ के और सी जो बराबर हो गया, माने पहले जो कंडक्टेंस जिसको हम कह रहे थे अब वो के बराबर है, मतलब कंडक्टेंस को ही हम चालकत्व कहेंगे। जो चालकत्व है उसी को हम चालकता कहेंगे। कब, तो ध्यान रहे कब कहेंगे, जब ई कंडीशन लागू होगा तभी ऐसा आने वाला है। हम कह सकते हैं सुनिएगा कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनका क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उनके बीच उत्पन्न चालकत्व C, उनके बीच उत्पन्न चालकत्व को ही क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। कहने का मतलब है किताबी भाषा में देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है कि इकाई क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई हो। कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर हो, कोई भी एक इकाई में 1 सेंटीमीटर या मीटर में हो सकता है। फिर से बोलते हैं, इकाई क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच, मैंने इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न चालकत्व को ही हम क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। मैंने चालकत्व और चालकता बराबर हो गया, बस कंडीशन ये होना चाहिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे आप लिख सकते हैं और यदि आप लिखने में लेट हो जाता है तो वीडियो को पीछे करके 1 बार 2 बार देख लीजिए और आराम से लिख लीजिए। पहले आप समझ लीजिए इसको। देखिए ध्यान दीजिए आगे। अब हम चलते हैं कि इसकी इकाई क्या होगा। सबसे पहले कंडक्टेंस का इकाई क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी का इकाई क्या होता है। तो आप जानते हैं सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/r, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसका इकाई देखा जाए तो लिख सकते हैं 1/ओम इनवर्स, 1/ओम। देखिए इसी को हम ऊपर ले जाए तो हो जाएगा ओम इनवर्स। एक चीज़ और आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा, C बराबर 1/r हो गया तो लिखेंगे 1/ओम, या तो इसको ओम इनवर्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब हम आगे चलते हैं कि देखिए कहीं कहीं किताब में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1/ओम ऐसे लिखता है, ओम, OHM, ओम एक ही बात है। जब इसी को हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका मीनिंग का व्युत्क्रम हो जाता है, मीनिंग जो है उल्टा हो जाता है, ऐसे होता है MHO। देखिए MHO कहने का मतलब है, ऐसे हम इसको ओम इनवर्स कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं महो। तो महो जो इकाई है कंडक्टेंस का ही इकाई है, चालकत्व का ही इकाई है। यदि हम बात करते हैं कि के का इकाई क्या होगा, तो के का पहले फॉर्मूला देख रहे हैं कि C × L/A है, के बराबर। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि C क्या है, कंडक्टिविटी है, इसकी इकाई अभी तो निकाला है आपने, ओम इनवर्स। L की इकाई क्या है, तो L क्या है, दो के बीच की दूरी है तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और A जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो हो जाएगा, देखिए ये वाला ओम इनवर्स, 1 सेंटीमीटर ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया चालकता की इकाई, और चालकत्व की इकाई होता है ओम इनवर्स या महो कह सकते हैं। कहीं कहीं इसका साइमन्स भी लिखता है दोस्तों, याद रहे साइमन्स है ना, साइमन्स एक नाम है, बड़की एस लिख सकते हैं, ओम इनवर्स कहिए, साइमन्स कहिए, महो कहिए, सब एक ही बात होता है। तो अब हम देखते हैं, आपने 2 चीज़ देखा कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। यदि आप इसे लिख लिए हैं तो ठीक है, यदि नहीं लिखें तो वीडियो को रोक करके आप लिख लें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कंडीशन लग गया है दोस्तों कि इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम बोलेंगे कि बताइए इस विलयन का चालकत्व क्या होगा। तो विलयन का जो चालकत्व होगा किसके कारण होगा, ये इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच जो बीच में विलयन होगा उसके कारण होगा। इसके बगल में कितने विलयन है उससे मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ इधर वाले विलयन जब इसके बीच में आ जाए तो वो विलयन जो है आवेश प्रवाह में सहायक होगा, लेकिन जब इधर है तो सहायक नहीं है, इसलिए ध्यान रहे। अब हम चलते हैं आगे कि कितना विलयन इन दोनों प्लेट के बीच में है, कितना विलयन है जो आवेश को प्रवाह करा रहा है।
तो उस बिलियन को हमको निकालना है, मैंने उसका आयतन हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए हम करते क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच कितना बिलियन आ सकता है। तो पहले कुछ ऐसा निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि इसको हम यदि मिलाते हैं तो कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आएगा। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है एक क्यूब बन रहा है, घन बन रहा है। इसका मतलब घन के अंदर जो बिलियन होगा वही क्या कर रहा होगा, आवेश को प्रवाह करा रहा होगा। तो हम जानते हैं इसके बीच में कितना बिलियन रहेगा, तो घन का हम आयतन निकाल लेंगे। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो पता है कि बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो प्लेट का वही 1 सेंटीमीटर, तब तो इसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आयतन निकालें तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू भी होता है, नहीं तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दीजिए। तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लिख सकते हैं भी बराबर, देखिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसे क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या तो भी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। एक देखिए इसका सी निकाल लीजिए और इसका सी निकाल लीजिए, तो 1 सीसी हो जाएगा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कहिए या तो 1 सीसी कहिए। और आपको पता है कि सीसी और एमएल बराबर होता है, या तो भी बराबर कह दीजिए, भी बराबर 1 ml कह दीजिए, ये भी बात सही है। कहने का मतलब है इसके बीच में जो बिलियन है वो कितना है, तो 1 ml बिलियन है। और 1 ml के कारण इन दोनों के बीच जो चालकत्व उत्पन्न होता है, सुनिएगा गौर से, 1 ml के कारण इन दोनों प्लेट के बीच जो चालकत्व उत्पन्न होता है उसी को चालकता कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो कह सकते हैं ऐसे कि ध्यान दीजिएगा कि 1 ml बिलियन के कारण, 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होता है, जो चालकत्व उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे चालकता कहते हैं, माने उसे के कहते हैं। के चालकता का संकेत होता है। तो 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होता है उसे हम के कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसी से हम आगे चलेंगे, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए कि मोलर चालकता क्या होता है। मोलर चालकता देखिए, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। तो ध्यान दीजिए एकदम आसान है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 ml बिलियन के कारण, 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व होगा उसी को हम बोलेंगे विशिष्ट चालकत्व, या कह सकते हैं 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे चालकता। ध्यान दीजिएगा, 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे चालकता। लेकिन हाँ, 1 ml के जगह यदि हम 1 मोल लिख दें कि 1 मोल बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पे 1 ml ना रह करके 1 मोल हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो उसी को हम बोलेंगे मोलर चालकता, उसी को हम बोलेंगे मोलर चालकता, माने मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान रहे, बस डिफिनेशन में थोड़ा सा का अंतर है। 1 ml की जगह 1 मोल ले लेंगे तो बोलेंगे मोलर चालकता, और इसी के जगह नीचे देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसी के जगह हम ले लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बात यह है कि मोल और ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ना कहाँ है, तो बिलियन दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ना है, जहाँ आपने मोलरता पढ़ा होगा और ग्राम तुल्यांक पढ़ा होगा। ये जो है मोलरता में पढ़ना है, ये नॉर्मलता में पढ़ना, नॉर्मालिटी में पढ़ना है। तो आप वहाँ एक बार देख लें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ बोले 1 मोल बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसे मोलर चालकता कहेंगे ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बिलियन के कारण जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसे हम कह सकते हैं तुल्यांकी चालकता कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों। तो हम दोनों का परिभाषा ज़रा देख लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता में क्या होता है, हमको मानना पड़ता है कि इसका मोलरता कितना है, क्योंकि मोलरता मोल से ही आया है। तो मानते हैं कि बिलियन की मोलरता जो है वो m है, कैपिटल M है। तो मोलरता मानने का मतलब आप जानते हैं मोलरता कहते किसको हैं, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, माने 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय का मोल होगा उसी को मोलरता कहेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं बिलियन की मोलरता m है, इसका मतलब ये है जब मोलरता m है इसका मतलब m मोल जो है, m मोल बिलियन क्या है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। 1 लीटर बिलियन में
ध्यान दीजिए, अभी बोले कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। माने 1 लीटर बिलियन में जितना मोल होगा उसी को मोलरता कहेंगे। यदि मोलरता माने एक बड़की एम है, तो एम मोल होगा कितना बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में। तो अब ध्यान दीजिएगा, एम मोल बिलियन कहने का मतलब है कि एम मोल बिलियन या एम मोल वैद्युत अपघट यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो एम मोल उपस्थित होगा कितना में, 1 लीटर में, या तो लिख सकते हैं एम मोल उपस्थित होगा 1 लीटर बिलियन में। एम मोल इलेक्ट्रोलाइट, एम मोल वैद्युत अपघट लिख लेते हैं ऐसे, वैद्युत अपघट कहने का मतलब है इसके बीच में जो पदार्थ हम डाले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल सही से लिख देते हैं इसको, 1 मोल, सॉरी 1 नहीं एम, देखिए हम मोलरता को हम एम माने हैं, तो एम मोल वैद्युत अपघट, एम मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है कितना, 1 लीटर बिलियन में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मोलरता का मतलब ही होता है कि जो उसका मोल है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है। तो एम मोल वैद्युत अपघट 1 लीटर बिलियन में है। तो हम यदि तुमसे पूछें कि 1 मोल, एम मोल 1 लीटर में, तो 1 मोल कितना में, तो 1/m लीटर में। ये लीटर में है, इसी को हम बोले ml में बदलिए, तो आप जानते हैं कि लीटर में 1000 से गुना कर देंगे, 1/m गुने 1000, माने इतना ml हो गया। ये जो इतना लीटर था अब इतना ml हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 1000, तो हम ऐसे इसको लिख देते हैं 1000 इतना ml, माने इतना ml जो बिलियन हुआ कितना में हुआ, 1 मोल में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल में हुआ, माने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इतना ml। अब जरा गौर कीजिए, हमको मोलर चालकता का फॉर्मूला निकालना है। तो आप जानते हैं कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य या बिलियन है ना, इसे हम बिलियन भी कह सकते हैं या विद्युत अपघट्य। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मोल विद्युत अपघट्य के कारण जो चालकत्व होता है उसे हम मोलर चालकता कहते हैं, 1 मोल विद्युत अपघट्य। और आपको पता कि 1 मोल बराबर कितना ml, इतना ml। तो हम 1 मोल निकालने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे कि इतना ml में कितना चालकत्व उत्पन्न होगा। इतना ml कहने का मतलब 1 मोल में निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं शुरुआती का लाइन यहाँ देखिए, हम इससे बोले थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऊपर लिखा हुआ है कि 1 ml बिलियन के जो चालकत्व है उसी को हम K कहते हैं, माने चालकता कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 1 ml बिलियन की चालकत्व, 1 ml बिलियन की चालकत्व बराबर K। ध्यान दीजिएगा, 1 ml बिलियन की चालकत्व बराबर K। हम बोलते 2 ml बिलियन की चालकत्व तो K गुने 2, 3 ml 3 गुने, है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से हम बोल दें कि इतना ml बिलियन का चालकत्व कितना होगा, कहने का मतलब है 1000/m, ml बिलियन का चालकत्व निकालिए। तो क्या लिखेगा, K गुने 1000/m। ये जो चालकत्व आया कितना, इतना ml बिलियन का आया। और आपको पता है कि 1000/m, ml का मतलब होता है 1 मोल बिलियन। तो लिख सकते हैं कि 1 मोल जो बिलियन का चालकत्व आया कितना आ गया, K गुने 1000/m। इससे आप ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल में जो चालकत्व उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि 1 मोल का जो कंडक्टेंस आया ये आया, जैसे कि एक ml का जो कंडक्टेंस होता था K होता था, इसलिए इतना ml को हम 1 मोल कहते हैं। तो इसी को हम संकेत किताब की भाषा में देखें तो मोलर चालकता का संकेत है दोस्तों डेल m। डेल m जो होता है मोलर कंडक्टेंस का सिंबल होता है K गुने 1000/m। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आया इसी को हम बोलते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला ये आ गया, इसे आप नोट कर लें, इस पर कई न्यूमेरिकल रहते हैं बनाने के लिए। तो ये मोलर चालकता आया। अब इसको हम मिटाते हैं और इसी में हम आपको दिखाते हैं कि तुल्यांकी चालकता कैसे होता है, क्या होता है। इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए मिटा रहे हैं। देखिए एकदम आसान है, दोनों सेम ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। देखिए तुल्यांकी चालकता, इतना तो हमको लिखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो बिलियन का मोलरता हम माने थे, मोलरता को ना मान करके इस बार हमको नॉर्मलिटी मानना पड़ेगा, नॉर्मलता। ध्यान दीजिएगा,
हम इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं कि क्या क्या नया इसमें हम लिख रहे हैं। नॉर्मलता, बिलियन की नॉर्मलता को माना कि बड़की एन है, कैपिटल एन है। तो आपको पता है जैसे कि मोलरता होता था कि यदि मोलरता एम है, इसका मतलब है कि एम मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। उसी प्रकार से नॉर्मलता एन होने का मतलब है कि वहाँ मोल होता था, इसको बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। एन ग्राम तुल्यांक या ग्राम इक्विवेलेंट, एन ग्राम इक्विवेलेंट वैद्युत अपघट्य प्रेजेंट है कितना, 1 लीटर बिलियन में। नॉर्मलता मोलरता जो है 1 ही लीटर में चलता है, क्योंकि इसका डिफिनीशन होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। कह सकते हैं कि चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। डिफिनीशन यदि हम बताएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, आप नॉर्मलिटी का डिफिनीशन देख लीजिएगा। देखिए एन ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है, तो बोल सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना में होगा, तो 1/n लीटर में होगा। तो 1/n लीटर, इसी को हम यदि निकालें ml में तो क्या लिखेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं इतना बराबर 1/n गुने 1000। 1000, तो ये 1000 को डायरेक्ट हम यही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 1000/n ml, इतना ml का मतलब हो गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब जिस पर उसी प्रकार हम लिख लेंगे, जैसा कि हम ऊपर वाला लाइन को हम लिखे हैं। देखिए जो ऊपर वाला लाइन था उसी को लिखे हैं कि 1 ml बिलियन की जो चालकत्व होता है उसी को हम चालकता कहते हैं, के कहते हैं। यदि 1 मोल में बोल देते हैं कि 1 मोल बिलियन की जो चालकत्व होगा उसको मोलर चालकता कहेंगे। अब हमको निकालना तुल्यांकी चालकता, तो बोलेंगे कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जो चालकत्व उत्पन्न होगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे निकालेंगे, तो आपको पता कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इतना ml के बराबर है, तो इतना ml में हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 ml में बिलियन की चालकत्व के है, तो हम बोलेंगे कि बताइए कि 1000/n ml में कितना होगा, तो के गुने इतना हो जाएगा, के गुने 1000/n। इतना जो चालकत्व आया किस में आया, तो 1000/n ml में आया। आपको पता है कि 1000/n ml किसके बराबर है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। लिख सकते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा, तो के गुने 1000/n। और आपको पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जो बिलियन की चालकत्व उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता, है ना। तो तुल्यांकी चालकता बराबर हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं कि ये जो है सिंबल है, यदि यहाँ m देंगे तो मोलर चालकता हो जाएगा। यदि हम यहाँ लिखते हैं EQ, इसका मतलब तुल्यांकी चालकत्व बराबर हो गया k गुने 1000/n। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों की इकाई क्या होता है। तो यदि आप लिख लिए हैं तो ठीक है दोस्तों, न तो इसे आप पॉज करके लिख लीजिए, इसे आप देखिए। हम आगे चलते हैं, वीडियो को बंद करके आप लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, इसकी इकाई क्या होगी, मोलर चालकता की इकाई क्या होगी, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, इकाई। तो फॉर्मूला है k गुने 1000/m। तो इसकी इकाई निकालने के लिए सबसे पहले k का इकाई पता होना चाहिए। तो k जो होता चालकता होता, तो आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इस k का हो गया। और ये जो है क्या है, 1000 ml है। ml को हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, 1 cc भी कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है सामने आप देख रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 1000 का सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे जो है ये खुद मोल है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यदि हम इसको सही से लिखें तो ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो मोल नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ये जो आया दोस्तों, ये यूनिट है किसका, मोलर चालकता का इकाई है। ध्यान रहे, ये मोलर चालकता का इकाई है। और इसी प्रकार से यदि हम बोलते हैं कि तुल्यांकी चालकता का इकाई क्या होगा, जरा इसे निकालिए। तो कैसे निकालते हैं तुल्यांकी चालकत्व को, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए k गुने 1000/n। तो कोई बात नहीं, काफ़ी आसान है। देखिए k का तो वही हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा,
नॉर्मलिटी का होता है जो इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। अब देखिए इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया जो दोस्तों, ध्यान दीजिए, यही आपका यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहने का मतलब तनुता। डाइल्यूशन का मतलब होता है जो विलयन है, गाढ़ा है, उसमें पानी मिलाते जाइए वो डाइल्यूट होते जाएगा। तो डाइल्यूशन की जो प्रक्रिया है, माने उसको जो पतला करने की प्रक्रिया है, उसी को हम डाइल्यूशन कहते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा कि इसमें हम पानी को मिलाते जाएं तो क्या इसके अंदर जो करेंट चल रहा है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसा क्या होगा, इसी पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। मेनली हमको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए दोस्तों, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम सभी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ध्यान रखिएगा कि मान लिया जाए कि ये जो पात्र है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या है कि टोटल, ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि ये जो बर्तन है, इसके अंदर यदि मान लिया जाए कि 4, इसके अंदर जो घूम रहा है दोस्तों, जो आयन घूम रहे हैं, मान लेते हैं कि प्लस एक, मान रहे हैं आपको समझाने, प्लस की संख्या 4 है और 4 माइनस की संख्या है। कहने का मतलब ऐसे लिखाया था ना कि HCl क्या है, इसके अंदर घुला हुआ था, H प्लस और क्लोरीन माइनस। तो प्लस की संख्या मान रहे हैं कि प्लस आयन जो है 4 वो है और माइनस आयन जो है वो भी कितने हैं, 4 हैं। तो अब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, यदि हम डाइल्यूट करेंगे इसको, इस विलयन को और तनु करेंगे, पतला करेंगे तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि पहले जो इसका आयतन था, ध्यान दीजिए पूरा बिलियन का आयतन की हम बात कर रहे हैं, पूरा बिलियन कितना ml था, मान रहे हैं, आप भी कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 ml है। पहले इस बिलियन का जो यहाँ लिखते भी चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले और बाद। पहले इसका जो आयतन था 2 ml था, इसको हम क्या किया गया, पानी मिला करके डबल कर दिया गया। कहने का मतलब 4 ml बना दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 4 ml इसको हम बना देंगे तो क्या होगा कि, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या होगा कि ये सीधे जो बिलियन है डबल हो जाएगा। डबल हो जाने का मतलब है कि काफ़ी ऊपर तक आ जाएगा। कहने का मतलब है, चलिए बगल में एक ऐसा हम चित्र बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड उस टाइप से हम नहीं बनाते, इस टाइप से बना रहे हैं क्योंकि उस चीज़ को आप समझे हुए हैं। देखिए इसमें जो बिलियन है वो इससे कहीं ज़्यादा हो गया। इसमें 2 ml था, यहाँ लिखते हैं अब, ध्यान दीजिएगा, पहले और बाद। पहले जो था 2 ml था, माने इसमें था, और इसमें हो गया 4 ml, इसमें 4 ml हो गया। तो क्या होगा कि आयन तो थोड़ी ना बढ़ रहा है, आयन तो इसमें भी 4 था, इसमें 4 प्लस था, 4 माइनस था, तो इसमें भी वही रहेगा। इसमें क्योंकि पानी मिला करके डाइल्यूट किया जाता है, उसको और पतला किया जाता है। तो प्लस की संख्या पहले भी 4 था, प्लस की संख्या पहले भी 4 था और अभी भी 4 ही है। लेकिन इसका जो घूमने का जगह था, पहले जो इतना में ही घूम रहा था, चार्ज इतना के अंदर ही घूम रहा था, लेकिन अब जो है इसको जगह ज़्यादा मिल गया। तो जो घूमने के लिए ज़्यादा जगह मिल गया तो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, एक दूसरे से आकर्षण विकर्षण कम होगा। माने घूमने के लिए प्लस और माइनस दोनों स्वतंत्र होगा, कहीं एक दूसरे का आकर्षण विकर्षण कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो है, जो प्लस और माइनस जो घूम रहे थे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच या पूरे बिलियन में, वो थोड़ा सा इसके तुलना में स्लो घूम रहे थे। और स्लो घूमता तो आप जानते हैं कि आवेश प्रवाह जितना धीरे धीरे होगा उतना ही कम करंट उसमें चलेगा, उतना ही कम कंडक्टेंस होगा। तो इसमें हम देख रहे थे कंडक्टेंस कम था, इसमें कंडक्टेंस बढ़ गया। इसकी जो चालकत्व है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ध्यान रहे, यहाँ पे हम लिखते चलते हैं कि जो
कंडक्टेंस होता है वह बढ़ जाता है कब, ऊपर का सिंबल कहने का मतलब दोस्तों कि बढ़ रहा है, बढ़ जाता है कब, जब बिलियन को और तनु बनाया जाता है। माने बिलियन को और तनु बनाया जाए तो बिलियन का चालकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए ठीक उसी प्रकार से यदि हम बोलें कि बताइए क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रहे यहाँ 2-3 को वर्ड हम लिख देते हैं। पहला वर्ड लिख रहे हैं आयनिक इंटरफेरेंस, आयनिक इंटरफेरेंस, IONIC, आयनिक इंटरफेरेंस। आयनिक इंटरफेरेंस का मतलब होता है आयनों का टकराव। इसमें आयन का टकराव काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि जगह कम था, इसमें आयन का टकराव काफ़ी कम होगा, ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। इसका मतलब आयनिक इंटरफेरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी का मतलब होता है घूमना फिरना, तो इसमें जो मोबिलिटी का होता है, मोबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है, काफ़ी आसानी से मोबाइल करता है, माने घूमता है एक दूसरे। इसमें थोड़ा कम स्लो घूम रहा था, इसमें काफ़ी अच्छा से घूमता है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं क्या कि काफ़ी आसानी से घूमता है दोस्तों। और एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा जो होता है इसे ये सॉल्यूशन का दूसरा सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ना भी है कि ध्यान दीजिए। वो पढ़ना कहाँ है, वांट ऑफ फैक्टर टॉपिक था, उसमें पढ़ना था, है ना। देखिए दोस्तों क्या है उसमें, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिससे मान लिया जाए कि HCl है, HCl को आप 5 ग्राम HCl को इसमें डाले हैं तो 5 ग्राम HCl क्या होगा, सभी H+ और क्लोरीन पर माइनस में टूट जाएगा, माने 100% टूट जाएगा। कोई भी HCl ऐसा ना होगा जो यहाँ जाकर के जुड़ा हुआ रहेगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल। इसको जैसे इसमें हम डालते हैं तो ये क्या होता है कि लगभग 70% टूटता है। इससे मान लिया जाए कि आप इसमें 100 किलो डाले हैं या 100 ग्राम डाले हैं, सुनिएगा 100 ग्राम इसमें डाले हैं तो 70 ग्राम जो CH3COOH होगा वो टूटेगा। अब बाकी जो 30 ग्राम CH3COOH होगा वो क्या नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा दोस्तों तो वो क्या होगा, CH3COOH के रूप में ही यहाँ नीचे जाके बैठ जाएगा। अब देखिए जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी डालने के बाद हमें तो पता चल चुका है कि इसमें आयन कितना है। कहने का मतलब है जब हमको पता है कि CH3COOH जब टूटता है तो ध्यान दीजिएगा CH3COO पर माइनस और प्लस H पर प्लस, इस रूप में टूटता है। तो हमको पता है कि 70% इसमें टूटा होगा, मतलब 70% के हिसाब से हम आयन का अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें इतना आयन होगा। लेकिन जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, जो बचा हुआ भी रहता है CH3COOH जो 30% नहीं घुला है वो भी क्या होता है, घुलने लगता है। मतलब हमारे हिसाब से जो आयन इसमें था उससे ज़्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, आयन बढ़ता है। किस केस में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कोई बात नहीं, वो 100% घुल जाता शुरू में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इस शुरुआत में ही नहीं घुल पाता है। तो हम कहते हैं कि डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयन क्या होता है, नंबर ऑफ आयन जो है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ आयन बढ़ जाता है। सुनिएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आयनिक इंटरफेरेंस है, माने आयनिक टकराव है। तो आयनिक टकराव यहाँ पे उससे कम नहीं यहाँ होगा, माने घट जाता, सॉरी आयनिक इंटरफेरेंस लिखा हुआ है, माने आयनों का टकराव क्या होगा, घट जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहता है। तो आयनिक इंटरफेरेंस का मतलब होता है आयनिक टकराव घट जाता है। मोबिलिटी ऑफ आयन, माने मोबिलिटी माने घूमने फिरने का जो जगह है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ आयन बढ़ सकता है कब, जब इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं कंडक्टेंस। तो समझ में आया कि कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाता है कब, तो कंडक्टेंस बढ़ता है कब, जब क्या हो, तो इसका आयतन बढ़ा दिया जाए, माने ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दें तो क्या होगा, डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस का मान, चालकत्व का मान बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए हम टॉपिक को लिखते चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि बताइए कंडक्टेंस का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा कब, जब डाइल्यूट करेंगे तब। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसे को हम कंडक्टिविटी कहें। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी समझने वाले पॉइंट है, कंडक्टिविटी क्या होता है, बड़ा अच्छा है। अब कंडक्टिविटी जो होता है, ध्यान दीजिए, कुछ याद आ रहा होगा कि 1 ml, अभी अगर इसके पहले पढ़े हैं कि 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व होता है, 1 ml बिलियन के कारण जो चालकत्व होता है उसी को हम बोलते हैं चालकता।
एक मोल के कारण जो होता है उसको हम बोलते हैं मोलर चालकता, और जो एक ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो होता है चालकता तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, माने तुल्यांकी चालकता। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, मान लिया जाए, इसको हम मान लेते हैं कि इस विलयन का आयतन जो पहले था, ध्यान दीजिएगा कि 2 ml था, माने टोटल, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहीं पे लिखते हैं, समझिएगा, इसमें कितना था, ध्यान दीजिएगा, इस विलयन में पहले मान लेते हैं कि 2 ml था, 2 ml था, मैंने 2 ml इसका आयतन था। 2 ml कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरा विलयन जो है इसके अंदर 2 ml है, और आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1 ml जो होता है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का 1 ml होता है। तो मान रहे हैं कि टोटल विलयन जो है 2 ml है, और पानी डाल करके इसको डबल कर दिया गया है, कहने का मतलब 4 ml बना दिया गया है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ 2 ml है, हम शुरुआत में ही मान लिए थे कि 2 ml है, और प्लस की संख्या 4 है और माइनस की संख्या 4 है, तो पानी डालने से प्लस माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी भी यहाँ जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, 2 ml था, फिर भी कुल आयन कितना था, जब 2 ml था तो कुल आयन 8 था, क्योंकि 4 प्लस 4 माइनस, और यहाँ 4 ml भी हो गया तो कुल आयन कितना है, 8 ही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कुल आयन 8 था, कितना ml में, 2 ml में 8 आयन था, तो बोल दें कि 1 ml में कितना आयन होगा, तो 4 आयन होगा। 1 ml में 4 आयन यहाँ आ रहा था। यहाँ देखिए पानी मिलाकर के 4 ml किया गया, तो 4 ml में 8 आयन है, 4 ml में 8 आयन है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 8/4 माने 2 आयन। ज़रा गौर कर रहे होंगे आप यहाँ पे, देखिए इस विलयन में क्या है कि 1 ml में 4 आयन घूम रहा है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 ml में 2 आयन घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 ml के कारण जो चालकत्व होता है दोस्तों, उसी को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ जो है 1 ml में ज़्यादा आयन घूम रहा है, यहाँ देखिए 1 ml में 2 ही आयन घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है कि चालकता है, जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है। जब इसको तनु किया गया है तो कंडक्टिविटी क्या हुआ, घट गया है, क्योंकि हमको पता है कि 1 ml जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो विलयन है, उसी के कारण जो चालकत्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो इसमें ज़रा गौर कीजिए, इसमें देख रहे हैं कि 1 ml विलयन में 4 आयन घूम रहा था, 4 आयन, जबकि इसमें हम देख रहे हैं कि 1 ml में 2 ही आयन घूम रहा है। इसका मतलब इससे पहले ही क्या था, कंडक्टिविटी ज़्यादा था, और अब बाद में कंडक्टिविटी तनु करने पर क्या हो गया, कम गया। हाँ, तो ध्यान रहे, जबकि कंडक्टेंस बढ़ता है, जबकि कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है। तो ठीक उसी प्रकार आगे हम चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी ये काफ़ी आसान है, क्योंकि बस जहाँ 1 ml था वहाँ पे 1 मोल लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, यदि मान लिया जाए कि इन दोनों प्लेटों के बीच पहले जो विलयन था वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ था, मैंने 1 मोल था, लेकिन यदि हम इसे पानी मिला दें तो फिर भी क्या 1 ही मोल रहेगा, 1 ही मोल रहेगा। लेकिन यहाँ पे आयन से कोई मतलब नहीं है, 1 मोल यहाँ था, 1 मोल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो है घूमने का जगह कम था, यहाँ घूमने का जगह ज़्यादा था। कहने का मतलब कंडक्टेंस वाला ही सिचुएशन होगा। यहाँ पे 1 ml से कोई मतलब नहीं होता, आयतन से कोई मतलब नहीं होता। आयतन से मतलब होता तो हम यहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन 1 मोल से है। मोल जो होता है एक अलग वर्ड होता है। 1 मोल के यहाँ 1 मोल के कारण जो चालकत्व था उसे मोलर चालकता कहते थे। लेकिन यहाँ बात है कि 1 मोल के कारण यहाँ भी होगा, लेकिन बात क्या है, यहाँ पानी की मात्रा बढ़ गया है तो हम बोलेंगे क्या कि मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ गया है। हाँ, यदि बात रहता कि 1 ml में, तो 1 ml में यहाँ ml पे चलते हैं तो थोड़ा अंतर आता, लेकिन मोलर चालकता पर कोई अंतर नहीं आता है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी पानी मिलाने पर बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा, यदि हम इसको डाइल्यूट करें विलयन को तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डाइल्यूशन पे आप देख रहे हैं कि कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि कंडक्टिविटी घट रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कंडक्टिविटी घटता है, कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमें पढ़ना कोलरॉस का नियम। कोलरॉस का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कोलरॉस का नियम हम जस्ट इसके बाद हम अपलोड करते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। कोलरॉस का नियम जो है इसी डाइल्यूशन पर आधारित है दोस्तों, यही डाइल्यूशन पर आधारित है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझ में कम आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए।